Hello friends, myself Dr. वैशाली वसावड़ा. I welcome you all on my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिसीज के बारे में. आजकल हम देख रहे हैं कि कई सारे लोगों को थायराइड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं. आपको डॉक्टर बताते हैं या तो आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है. और आम तौर पे अगर हम देखें बच्चे, बूढ़े, जेंट्स, फीमेल, तो इन सब में मैक्सिमम लोगों को ये पाया गया है कि आजकल थायराइड जो है वो कॉमन हो गया है. और हर किसी को, हर दूसरे तीसरे इंसान को थायराइड की टेबलेट जो है वो लेनी पड़ती है. तो आज हम ये जानेंगे कि थायराइड डिसीज होता कैसे है, वो कौन से हार्मोन या कौन से ऑर्गन की वजह से होता है हमारी बॉडी में, और उसे हम कैसे सेल्फ डायग्नोज कर सकते हैं, ताकि हम जितना हो सके उतना जल्दी उसकी ट्रीटमेंट कर सके. या तो अगर आपको वो डिसीज हुआ है तो उसके बारे में आप अर्ली जानकारी लेके प्रिकॉशंस फॉलो करके बिना दवाई से कैसे आप उसे प्रिवेंट कर सकते हैं. तो वो सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे. तो उसके जो चेतावनी के संकेत है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में आज हम देखेंगे. तो सबसे पहले तो हमारी बॉडी के अंदर ये थायराइड फंक्शन, यानी कि ये थायराइड करता क्या है. तो उससे पहले तो हम ये जान ले कि हमारी बॉडी के अंदर हमारे गले के विभाग में ये जो थायराइड ग्लैंड है वो स्थित रहती है. और ये जो थायराइड ग्लैंड है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे इमोशन कंट्रोल, यानी कि कब हमें दुखी होना है, कब हमें हैप्पी रहना है, कब हमें न्यूट्रल रहना है, हमारे जो इमोशंस है वो हमारे कंट्रोल में होते हैं. हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो घटनाएं बनती है, हमारा जो कन्वर्सेशन होता है दूसरों के साथ, उसे कैसे रिएक्ट करना है, कैसे रिस्पॉन्स करना है, उसके साथ जो है ये थायराइड हार्मोन या ये थायराइड ग्लैंड जो है वो लिंक्ड रहती है. फिर हमारे हार्ट बीट्स, कई बार हमने ये देखा है कि कुछ लोगों को ये कंप्लेन रहती है कि जरा सा कोई न्यूज़ सुन ले या कुछ, बिना किसी रीजन से उनके जो हार्ट बीट्स है वो कम ज्यादा होने लगते हैं. तो ये भी एक थायराइड ग्लैंड या थायराइड हार्मोन्स के साथ लिंक्ड रहता है. फिर जो हमारा डाइजेशन है, हम जो खाना खाते हैं वो सही समय पे उसका डाइजेशन हो जाना, उसका पचन हो जाना, फिर हमें जल्दी से फिर भूख लगना, इनमें भी थायराइड हार्मोन जो है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है. फिर हमारा एनर्जी लेवल, कई सारे पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं कि हमारी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी रहती ही नहीं है. हम कितना भी खाना खा ले, हम कितना भी रेस्ट कर ले, लेकिन फिर भी हमें कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है. तो ऐसे केसेस में कई बार हमें थायराइड डिसीज के बारे में सोचना पड़ सकता है. फिर टेम्परेचर, बाहरी जो एनवायरनमेंट रहता है, बाहरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बैलेंस होता है. तो ये बैलेंस होने के लिए हमारे ब्रेन में तो स्थित होते हैं उसके सेंटर्स, लेकिन उसमें भी ये जो थायराइड हार्मोन है उसका रोल होता है. ये भी चीज हमने कई बार थायराइड के रोगियों में पाई गई है कि उनकी बॉडी में सडनली गर्मी बढ़ जाती है, सडनली उनका बॉडी जो है वो ठंडा हो जाता है. यानी कि बॉडी का जो आंतरिक जो टेम्परेचर है उसका रेगुलेशन जो है वो थायराइड हार्मोन करता है. अब हम बात करते हैं कि ये थायराइड ग्लैंड जो है, जो हमारे गले में स्थित है, यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख पा रहे हो कि जिसमें गले में हार्ट शेप की एक जो ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि, वो रहती है. वहां पे क्या होता है, वहां से T3 और T4 नाम के दो हॉर्मोन्स जो है वो रिलीज होते हैं बॉडी के अंदर. अब वो कम रिलीज होंगे या ज्यादा रिलीज होंगे उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में पिट्यूटरी नाम की एक दूसरी ग्रंथि रहती है, जिसमें से TSH यानी कि थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन जो है वो रिलीज होता है. अगर T3 T4 कम है तो हमारी बॉडी में से या हमारी ब्रेन में से TSH की मात्रा जो है वो ज्यादा रहेगी, ताकि वो थायराइड ग्लैंड में से ज्यादा T3 T4 जो है वो सेक्रेट कर सके. अगर T4 हाई है, यानी कि हमारी बॉडी को और T4 की जरूरत नहीं है, तो हमारे ब्रेन में से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कम रिलीज होगा. तो ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन उसके नाम में ही लिखा है कि वो जो स्पेसिफिक केमिकल है, उस स्पेसिफिक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड में से उसे स्टिमुलेट करेगा या उसे स्टिमुलेट कम करेगा. ये डिपेंड करेगा TSH की मात्रा पे.
और टीएसएच की मात्रा डिपेंड करेगी हमारी बॉडी में कितना T3 या T4 सेक्रीट हुआ रहता है। और ये T3 T4 जो है वो हमारी बॉडी में, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, वो सभी फंक्शंस को रेगुलेट करता है। तो ये हो गई उसकी फिजियोलॉजी या नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल व्यक्ति के शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं के बारे में। अब जिन्हें एबनॉर्मालिटी होती है उन्हें क्या होता है? तो एक एबनॉर्मालिटी है अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड, यानी कि आपके गले में स्थित जो थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है या काम ज्यादा नहीं कर रही है, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अंडर एक्टिव वो कैसे मानी जाती है? अंडर एक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि थायराइड ग्लैंड में से T3 या T4 हार्मोन जो है वो कम मात्रा में रिलीज होता है। आमतौर पे T4 को देखा जाता है, तो T4 जो है वो बहुत ही कम मात्रा में जब रिलीज होता है, तब क्या होता है, हमारे ब्रेन में स्थित जो पिट्यूटरी ग्लैंड रहती है वहां से TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो बहुत ज्यादा सेक्रीट होता है, ताकि जब भी ऐसे पेशेंट का आप ब्लड टेस्ट कराओ तो उसमें TSH की मात्रा ज्यादा होगी, यानी कि उसे हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि उसकी ग्लैंड को ओवर स्टिमुलेशन की जरूरत है। आमतौर पे भी हम देखते हैं कि जो लोग आलसी होते हैं, जो लोग बहुत ही लोअर एक्टिव होते हैं, उनको आपको बार बार बोलना पड़ता है, उन्हें बार बार स्टिमुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, जब थायराइड ग्लैंड बहुत या आलसी हो जाती है, बहुत इनएक्टिव हो जाती है, अंडर एक्टिव हो जाती है, तब उसे बार बार स्टिमुलेट करने के लिए ब्रेन में से TSH जो है, पिट्यूटरी में से TSH जो है वो ज्यादा सेक्रीट होता है। दूसरी कंडीशन है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड या हाइपर थायरॉयडिज्म, जहाँ पे थायराइड ग्लैंड बहुत हाइपर हो जाती है, यानी कि T4 जो है वो बहुत हाई रहता है बॉडी के अंदर। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रेन में जो TSH है वो बहुत ही कम मात्रा में सेक्रेट होता है, जितनी मात्रा उसकी रहती है उससे बहुत ही कम मात्रा में वो सेक्रेट होता है, जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी के अंदर आप वेदर वो ओवर एक्टिव थायराइड फंक्शन वाले हैं या हाइपर थायरॉयडिज्म वाले हैं, वैसे आप उसे डायग्नोस कर सकते हो। अब हम इससे ऑलरेडी आपने समझ लिया होगा कि दो तरीके के थायराइड डिसीजेस होते हैं, जो टाइप्स जो रहते हैं, एक रहता है हाइपोथायरॉयडिज्म, दूसरा रहता है हाइपरथायरॉयडिज्म। अब सिम्टम्स क्या है? अब ये कैसे पता चलेगा कि किसी इंडिविजुअल को या आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है या हाइपोथायरॉयडिज्म है? अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है तो कुछ इस तरीके के सिम्टम्स आप में देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सिम्टम है टायर्डनेस, यानी कि आपको थकान महसूस होगी कोई रीजन के बिना, यानी कि आपने बहुत काम नहीं किया है, बहुत एक्टिव भी नहीं हो आप, या आपको रेस्ट भी पूरा मिला है लेकिन फिर भी आपको टायर्डनेस फील होगी। फिर वेट गेन, ऑफ कोर्स ये बात है कि थायराइड की वजह से मेटाबॉलिज्म जो है हमारी बॉडी में होने वाली जितनी भी प्रक्रिया है बहुत स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से वेट गेन होने लगता है। और या तो टायर्डनेस की वजह से आप ओवर स्लीपी या ओवर रेस्ट, यानी कि बहुत ज्यादा आराम करने की वजह से भी वेट जो है आपका बढ़ता जाएगा। फिर कोल्ड फीलिंग, यानी कि कोल्ड फीलिंग का मतलब है आपका बॉडी जो है वो आपको हर वक्त ठंडा लगेगा, यानी कि जैसे पसीना ज्यादा होगा आपकी हथेलियों में या पाँव में, या बहुत ही कोई भी आपकी बॉडी को टच करेगा तो उसे ठंडा महसूस होगा। फिर कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन यानी कि रोज सुबह पेट ठीक से साफ ना होना, या बहुत ही ओवर, जैसे हम बोलते हैं कि पेशेंट को पेट साफ करने के लिए या स्टूल एवेक्यूएट करने के लिए बहुत ही ज्यादा फोर्स लगाना पड़ सकता है, या 2 या 3 दिन में एक बार ही पेशेंट को स्टूल का अर्ज आ सकता है। फिर ड्राई और थिनिंग ऑफ हेयर, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है आजकल सबकी, हेयर लॉस, और जो हेयर है उसकी जो थिकनेस है वो कम हो जाती है, यानी कि हेयर बहुत पतले हो जाते हैं। तो ये भी जब भी अगर आपको ऐसा महसूस होने लगे सडनली हेयर लॉस हो रहा है, हेयर्स जो है वो पतले हो रहे हैं, इसका मतलब आपको थायराइड से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। मसल वीकनेस एंड एक, यानी कि आपके मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं, आप थोड़ा भी काम करते हो तो आपको पाँव में दर्द होने लगता है या बॉडी पेन करने लगती है, जो दूसरे इंडिविजुअल के कंपेयर, दूसरे लोगों के कंपेयर आपको बहुत ज्यादा होता है। आपके जितना ही सामने वाले ने काम किया है, उसका बॉडी बिल्ड आपके जितना ही है, लेकिन फिर भी
आपको उसके कंपेयर दर्द जो है वो ज्यादा होगा। हार्श वॉइस, यानी कि आपका वॉइस जो है वो चेंज हो जाता है। जो पहले आपकी वॉइस की क्वालिटी होती है उसके कंपेयर बहुत थिक या हार्श वॉइस हो जाता है। देन पिन एंड नीडल्स इन हैंड्स, यानी कि जैसे झंझनाहट महसूस होना हाथ में, स्पेशली जो पाम रीजन है वहां पे सबसे ज्यादा ये फील होता है। स्लो स्पीच, मूवमेंट्स एंड थॉट्स, आप बहुत ही थॉट में स्लो हो जाते हो, या आपकी स्पीच जो है एकदम स्लर्ड सी या धीरे धीरे आप बोलने लगते हो, और आपकी मूवमेंट जो है वो भी स्लो होने लगती है। लो मूड और एंजाइटी, या तो आपको लो मूड यानी कि डिप्रेसिव फीलिंग होना, बोरिंग, हमेशा आपको हर एक सिचुएशन में आपको बोरिंग फीलिंग आना, जो आमतौर पे नॉर्मल सिचुएशन होती है लेकिन आपको बहुत ही बोरिंग फील होने लगता है। या तो उससे अपोजिट हो सकता है, बहुत ही एंजाइटी फील होने लगती है। कुछ आम सी बात होती है, नॉर्मल बात होती है, लेकिन फिर भी आपको एंजाइटी होने लगती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पे जाना है और आप बहुत ही स्ट्रेस लेने लगते हो कि मैं टाइम टू टाइम पहुंच पाऊंगी या नहीं। आप अपने टाइम के हिसाब से ही चल रहे हो लेकिन फिर भी आपको ऐसा फील होता है कि आप टाइम से नहीं पहुंच पाओगे तो क्या होगा, वगैरह वगैरह। फिर मेमोरी प्रॉब्लम, लाइक 10 मिनट पहले ही आपको किसी ने अपना नाम बताया लेकिन आप थोड़ी ही देर में उनका नाम भूल जाते हो। आप कोई एड्रेस जो है, जो कोई स्पेसिफिक जगह पे आप एक बार जाके आए तो सेकंड टाइम आपको वहां जाने के लिए उसका जो रास्ता है या एड्रेस है वो आप भूल जाते हो। किसी ने आपको कहा कि आपको ये चीज यहाँ पे रखनी है और कुछ काम में व्यस्तता होने की वजह से या कोई बिना किसी रीजन से आप भूल जाते हो, तो इस तरीके से मेमोरी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगती है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम, ज्यादा तौर पे स्टूडेंट्स लाइफ में ये बहुत ज्यादा देखने को मिलता है कि बच्चे क्लास में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। वो कितना भी ट्राई कर ले, पेरेंट्स कितना भी डांट ले, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे केसेस में आपको एक बार थायराइड डिसीज, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में सोच लेना चाहिए। और उससे ऑपोजिट कंडीशन जो हमने देखी, हाइपरथायरॉयडिज्म, जिसमें टीएसएच कम होता है और टी4 ज्यादा होता है। तो उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं? रेसिंग हार्ट बीट, यानी कि हार्ट बीट बहुत फास्ट होने लगते हैं। वेट लॉस होने लगता है। फिर स्वेटी एंड शेकी फीलिंग, यानी कि आपका हाथ जो है वो ट्रेमर, यानी कि जैसे ठंड में हाथ कैसे शेकी हो जाते हैं वैसे नॉर्मल सीजन में कुछ चीज पकड़ते टाइम या शेक हैंड करते टाइम आपके हाथ जो है वो शेकी हो जाते हैं। और अनकंफर्टेबली हॉट फीलिंग, यानी कि आपकी बॉडी हर वक्त गर्म रहती है। डायरिया हो जाता है, बिल्कुल ऑपोजिट सिम्टम है यहाँ पे। हाइपोथायरॉयडिज्म में कॉन्स्टिपेशन रहता है, यहाँ पे डायरिया रहता है। देन प्यास ज्यादा लगती है, इचिंग, बॉडी में इचिंग बहुत रहती है। बॉडी में इचिंग होने के कई सारे रीजन होते हैं, एलर्जी की वजह से, कोई इंसेक्ट बाइट की वजह से, या लीवर प्रॉब्लम की वजह से। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो एक बार थायराइड के बारे में, अगर बाकी के सिम्टम भी साथ में है तो थायराइड के बारे में आप सोच सकते हो। मूड स्विंग्स, कभी आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, कभी आप बहुत ही लो फील करने लगते हो, कभी आपको बहुत ही एंशियस फील करने लगता है। जैसे कि आपके आसपास के लोग ही आपको रिव्यू देते हैं कि आप, आपका बिहेवियर जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर है, तो उसे हम मूड स्विंग्स के साथ ले सकते हैं। देन फीलिंग एंशियस एंड इरिटेबल, जैसे कि कोई साउंड आ रहा है, कोई स्पेसिफिक साउंड, तो जिससे आपको इरिटेशन होने लगती है। कोई व्यक्ति कोई बात कर रहा है तो उससे आपको इरिटेशन होने लगती है। ऐसे हॉर्न बजने की आवाज, तो ऐसे छोटे छोटे रीजंस की वजह से जिसमें आम लोगों को इरिटेशन नहीं होती है लेकिन आपको हो सकती है। कंसंट्रेशन प्रॉब्लम एंड रेस्टलेस, सेम चीज दोनों में रहती है, हाइपो एंड हाइपर में। कंसंट्रेशन, किसी की बात को आप ध्यान से नहीं सुन पाते हो। जब कोई बात कर रहा होता है तब आपके दिमाग में कोई और बात चल रही है। या साइकोलॉजिकली आप रेस्टलेसनेस यानी कि थकान फील कर सकते हो। इसके कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस है अगर इन डिसीज को आप ट्रीट नहीं करते हो, या उसकी जो मेडिकेशंस है टाइम टू टाइम नहीं लेते हो, या आपको ये डिसीज बहुत क्रॉनिक है, बहुत ही लंबे समय से है, तो आपको कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं? तो एक तो है गोइटर। गोइटर यानी कि गले में जो ग्रंथि है उसमें नोड्यूल्स फॉर्म होने लगते हैं, उसका साइज बढ़ने लगता है। देन हार्ट प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। देन प्रेगनेंसी एंड फर्टिलिटी इश्यूज, यानी कि जिनको थायराइड प्रॉब्लम होती है उनको प्रेगनेंसी अचीव करने में भी प्रॉब्लम आते हैं, और मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकते हैं। देन थायराइड आई डिसीज, यानी कि
जिनको प्रोलॉन्ग टाइम तक, लंबे समय तक थायराइड डिसीज होता है, उनकी आंखों के आसपास पफीनेस जो है वो देखने को मिल सकती है। हालांकि बहुत सारे डिसीज है, किडनी डिसीज या हार्ट डिसीज या लो एचबी, जिसमें आई के आसपास पफीनेस रहती है, लेकिन प्रॉपर लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन एंड दूसरे सिम्टम्स का एसोसिएट होना, वो सब एक साथ मिलाकर आप इसे थायराइड डिसीज के साथ लिंक कर सकते हैं। अब इसे डायग्नोज कैसे किया जाता है? जैसे अभी हमने सिम्टम्स बोले, उसके लक्षण बताए, उससे तो हमें पता चल ही जाएगा कि व्यक्ति को थायराइड है या नहीं है। लेकिन उसे कंफर्म करने के लिए लेबोरेटरी डायग्नोसिस जो है वो जरूरी है। अगर मान लो हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होगा, टीएसएच ज्यादा होगा और टी4 कम होगा। आपके ब्लड में जब थायराइड प्रोफाइल, कई बार डॉक्टर बताते हैं कि आपकी थायराइड प्रोफाइल जो है वो चेक करनी पड़ेगी। जब आप उसका रिपोर्ट देखते हो तो उसमें आपको कुछ इस तरीके से लिखा मिलेगा, टीएसएच, टी3, टी4। तो उसमें जो टी4 है, अगर वो कम है, और टीएसएच जो है अगर वो ज्यादा है, तो उसका मतलब आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है। अगर टीएसएच जो है वो कम है और टी4 ज्यादा है, तो उसका मतलब आपको हाइपरथायरॉयडिज्म है। ये इस तरीके से ब्लड इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है, लेकिन फिर भी सही एक्सपर्ट की सलाह लेना बहुत जरूरी है। अब इनमें बहुत क्रॉनिक है, बहुत ज्यादा है, तो आगे इसमें फिर एक्सरे, सोनोग्राफी या बायोप्सी जैसे रिपोर्ट्स भी डॉक्टर्स जो है वो करवाते हैं। वो डिपेंड करता है आपको कैसी कंडीशन है। अब इसके कारण कौन कौन से हैं? तो दो तरीके के कारण होते हैं इसमें। एक तो बर्थ यानी कि कॉन्जेनाइटल, यानी कि जन्म के साथ ही अगर थायराइड ग्लैंड जो है उसका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हुआ है, तो ऐसे केसेस में जन्म से ही थायराइड रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो है, हाइपर या हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। और एक्वायर्ड यानी कि लाइफ टाइम जो इंसान की लाइफस्टाइल रहती है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डाइट हैबिट, लेजीनेस, इन सब की वजह से जो ऑटो इम्यून डिसीजेस होते हैं बॉडी में, तो उसकी वजह से थायराइड डिसीज हो सकते हैं, या थायराइड की वजह से दूसरे ऑटो इम्यून डिसीजेस हो सकते हैं। थायराइड में नोड्यूल डेवलप होने की वजह से भी थायराइड डिसीजेस आ सकते हैं। आयोडीन डेफिशिएंसी, सॉल्ट जो हम खाते हैं अगर उसमें आयोडीन नहीं है प्रॉपर मात्रा में, या किसी भी और रीजन से बॉडी में आयोडीन कम है, तो ऐसे टाइम पे भी थायराइड हाइपो या हाइपर हो सकता है। प्रेगनेंसी, कई बार प्रेगनेंसी की वजह से बॉडी में मेटाबॉलिज्म अल्टर होता है और उसकी वजह से थायराइड आ सकता है। देन कुछ मेडिकेशंस ऐसी होती है जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम आ सकती है। कुछ इन्फेक्शंस, कुछ पर्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया जो रहते हैं प्रोलॉन्ग टाइम तक बॉडी में, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म अल्टर हो जाता है हमारा, इम्यूनिटी बेस्ड, एंड देन थायराइड डिसीजेस जो है वो आ सकते हैं। सर्जरी, स्पेसिफिक थायराइड के आसपास के एरिया में या थायराइड में कुछ सर्जरी परफॉर्म होने की वजह से आगे चल के एज ए कॉम्प्लिकेशन हाइपो या हाइपर थायरॉयडिज्म हो सकता है। सो ये हुई थायराइड के बारे में, थायराइड के डिसीज के बारे में बात। आप उसे कैसे पहचान सकते हैं, और उसे पहचानने के बाद आपको कब डॉक्टर या फिजिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए, इसके बारे में थी आज की बात। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्सपर्ट से मिलके फेस टू फेस डिस्कस करें। जो भी चीज हम वीडियो में डिस्कस करते हैं वो बस एक अवेयरनेस के लिए होता है। उसके बेसिस पे आपको घर पे बैठे कंप्लीट डायग्नोज अपने आप को नहीं करना है, या ब्लड टेस्ट नहीं करवाना है, या मेडिसिन या दवाइयां नहीं लेनी। आपको बस एक अवेयरनेस मिले और उसके बेस पे आप सही समय पर डॉक्टर को अप्रोच करें। ये जो हमारे वीडियोस रहते हैं उसका मेन मोटो रहता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। You can subscribe this channel, you can click the bell icon, and you can share this video amongst your friends.